बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज दिन में एक वीडियो पोस्ट हुई मेरे यूट्यूब चैनल से। अनफॉर्चुनेटली उसकी वॉइस नहीं आ रही थी, मैं कहीं नो नेटवर्क एरिया में था। फिर मुझे किसी ने फ़ोन करके बताया कि आपकी वीडियो की तो ऑडियो ही नहीं है। मैंने एक्चुअली ये वीडियो सुबह रिकॉर्ड की। रिकॉर्ड करने के बाद मैं ये देकर चला गया और मैंने कहा अपनी टीम से कि इसको अपलोड कर दीजिएगा, इतने बजे इसको पब्लिश कर दीजिएगा। मैं फिर चला गया, मैं नो नेटवर्क एरिया में था और जब मुझसे रब्ता हुआ तो मुझे पता चला कि इस पर कोई 10-12 हज़ार लोगों ने देखा और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि इसमें तो ऑडियो ही नहीं है। तो ये अनफॉर्चुनेटली बड़ा होता है और दुख बड़ा होता है, क्योंकि 15-16 मिनट आप बोले होते हैं और बाद में जब आपको पता चले कि जो जो आपने कहा उसमें से एक लफ्ज़ भी ऑन एयर नहीं गया, तो कितनी तकलीफ की बात होती है। तो ये टेक्निकल चीज़ें होनी नहीं चाहिए, इसको मेक श्योर करना चाहिए। ऑब्वियसली ये गलती थी हमारी जानिब से, हमें इसको चेक यानी चेक किए बगैर जो है ये पब्लिक हो गई, तो ये नहीं होना चाहिए था। इसमें आप लोगों को जिनको तकलीफ हुई उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मैं अब इंशाल्लाह मेक श्योर करूँगा इसको कि आइंदा ये गलती दोबारा ना हो। लेकिन कभी कभी ये हो जाता है। पिछले साल मैं नॉर्वे गया, मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब थे। तो मैंने डॉक्टर जावेद इकबाल साहब से कहा कि आपके साथ एक वीलॉग रिकॉर्ड करना है। 2-3-4 दिन हम इकट्ठे रहे, बहुत सारी चीज़ें गपशप होती रही। तो मैंने कहा, अगले दिन सुबह उनकी 8 बजे फ्लाइट थी। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, 8 बजे एयरपोर्ट जाना था, शायद 10 बजे फ्लाइट थी, बहरहाल इस तरह से कुछ था। अर्ली मॉर्निंग उन्होंने उठना था, लेकिन अभी मेरा 1-2 दिन और क़याम था वहाँ पर ओस्लो में। तो मैंने उनसे कहा डॉक्टर जावेद इकबाल साहब से कि मैं आपके साथ एक वीलॉग रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ कीजिए। अच्छा, सर्दी बड़ी शदीद थी नॉर्वे में, पिछले साल नवंबर की बात है। तो नॉर्वे वैसे ही ठंडा मुल्क है और नवंबर में तो बहुत ही शदीद सर्दी होती है। तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब नहीं, यहाँ अंदर लॉबी में नहीं करेंगे, कमरे में भी नहीं करेंगे, बाहर नॉर्वे की सड़कों पर आपके साथ चलते चलते वीलॉग रिकॉर्ड करना है, ताकि एक फील आए नॉर्वे की, ओस्लो की। उन्होंने कहा चलें ठीक है। अब हमने बोला जा नहीं रहा, टोपियाँ और वो लपेटी हुई हैं, जैकेट पहनी हुई है, और मैंने उनके साथ पूरा वो वीलॉग रिकॉर्ड किया चलते चलते। और जब रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्ड करने के बाद वो वापस आए, उनसे कोई मिलने आया, वो अपने कमरे में चले गए या शायद कहीं अलग बैठ गए। और मैंने जब उसको चेक किया तो पता चला कि उसमें तो ऑडियो ही नहीं है। पता ये चला कि शदीद सर्दी की वजह से माइक जो है वो जवाब दे गया है, और माइक जो है वो काम नहीं कर रहा, ऑडियो ही नहीं है माइक। यानी माइक को फिर मैंने टेस्ट किया, पता चला कि माइक ख़त्म ही हो गया, फारिग ही हो गया, क्योंकि वो पता नहीं उसके साथ बहरहाल क्या प्रॉब्लम हुआ। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैंने तो अब डॉक्टर साहब पूछेंगे कि क्या हुआ असदुल्ला उसका वीडियो का। तो मैंने सोचा मैं इसका क्या जवाब दूंगा। तो मैंने जब आधे घंटे बाद फारिग हुए डॉक्टर जावेद साहब में, तो मैंने उनसे कहा, मैं क्या डॉक्टर साहब एक बुरी खबर है। कहने लगे क्या? तो मैंने कहा कि सर वो जो वीडियो हमने रिकॉर्ड की है उसमें ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। उन्होंने एक लम्हा, ये उनका बड़ापन है, एक लम्हा किए ज़ाया किए या एक लम्हा भी तवक्कुफ किए बगैर उन्होंने कहा तो दोबारा करते हैं। मैं इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहा था, क्योंकि अब उनके सोने का टाइम था, सुबह उन्होंने जाना था। अच्छा, हम बाहर निकले दोबारा वीडियो करने के लिए, तो मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल कम थी और मैंने देखा कि वो तो अभी शुरू ही किया तो फ़ोन बंद हो गया। तो अच्छा, टेम्परेचर जहां पर कम होता है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो फ़ोन इस तरह का मैल फंक्शन करता है आपका। तो बहरहाल वो अभी इतनी थी कि उसमें एक वीडियो रिकॉर्ड हो सकती थी, लेकिन वो बहरहाल जल्दी बंद हो गया। फिर हम अंदर आ गए, हमारे साथ एक और दोस्त थे। मैंने उनसे कहा यार आप अपना फ़ोन दें ज़रा, मैं डॉक्टर साहब के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। उनका फ़ोन लेकर हम बाहर निकले और उनके फ़ोन पर रिकॉर्डिंग शुरू की। माइक, बगैर माइक के हमने सोचा चलें जनरल माइक से कर लेते हैं, जो मोबाइल का अपना माइक होता है। तो 2 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई थी कि उनके फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई। फिर रुके, फिर अंदर आ गए। लेकिन उस दिन हमने वो वीलॉग करके छोड़ा, और मैंने वो, आपने देखा भी होगा, मैंने फिर अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इस तरह हो जाता है बाज़ दफ़ा, लेकिन अफसोस बड़ा होता है। मैं कहीं दूर था, एबटाबाद गया हुआ था, तो मुझे, और एबटाबाद से भी आगे कहीं पहाड़ों में था, तो मुझे बड़ा तकलीफ़ बड़ी हुई कि ये जो है वो जब मुझे पता चला तो मैंने कहा कि यार मैं इतनी अहम चीज़ें उसमें कुछ करके आया था। बहरहाल अब वो सारी चीज़ें रिपीट तो नहीं हो सकती, लेकिन उसमें से 1-2 चीज़ें मैं ज़रूर कहूँगा आपसे। लेकिन पहले मैं रन डाउन बता देता हूँ आपका। एक तो आज जो धमाके हुए हैं ज़रा उस पर थोड़ी सी बात करता हूँ। दूसरा, नून लीग ने एक बहुत बड़ा यूटर्न ले लिया है, अगरचे ये बड़ी मुश्किल से लिया उन्होंने, बड़ी सोचो विचार के बाद लिया है, काफ़ी इस पर गौर ख़ौज़ कर रहे थे, फिर लिया, लेकिन बहरहाल ले लिया है। इस पर बात करते हैं। और दूसरा, जो सुबह काजी फाइसा साहब के हवाले से जो मैं करना चाहता, बाकी चीज़ें तो चल छोड़ देते हैं, फिर बात होती रहेगी आइंदा वीडियोस में भी। लेकिन एक चीज़ उसमें से मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो मैंने काजी फाइसा साहब के हवाले से कहा है, उनके टेम्परामेंट, उनके गुस्से के हवाले से, उस पर भी थोड़ी सी बात
कर लेते हैं। तो इससे पहले कि मैं फॉर्मली शुरू करूं वीडियो को, कोशिश करूंगा मुख्तसर रखूं, जल्दी जल्दी बातें सारी समेट दूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि मैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैंने महसूस किया कि जब से मैं ये जिन वीडियोज़ में मैं कहता हूँ उसमें सब्सक्राइबर्स आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो बेसिकली मैं आपको याद दिलाता हूं, मैं फोर्स नहीं करता आपको कि आप जरूर सब्सक्राइब करें, नहीं, ये आपकी चॉइस है। अगर आप मुझे सुनते हैं, आपको मेरी वीडियो ठीक लगती है, आपको मेरी बात ठीक लगती है, तो फिर आप सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए आसानी रहेगी। हाँ, अगर आप मुझे नॉर्मली नहीं सुनते और इत्तेफाक से एक वीडियो सुन ली है और आप आगे भी सुनने का इरादा नहीं रखते, तो बेशक ना कीजिए। मैं आपको इसरार नहीं कर रहा, याद दहानी कराता हूं सिर्फ। जनाब देखिए, दहशतगर्दी के 2 बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं आज मस्तूंग में। एक ईद मिलादुन्नबी के जुलूस पर धमाका और उसमें 52 अफराद की शहादत, और फिर इसी तरह से एक मस्जिद हंगू में पुलिस की मस्जिद में के अंदर जो है वो धमाका, उसमें भी हलाकत है। तो ये जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी लौट आई है इस नौयत की कि बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं और उसमें बड़े बड़े लोग जाँ बहक हो रहे हैं, बड़ी तादाद में जाँ बहक हो रहे हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक है। आई एम श्योर कि जितना मैं कंसर्न हूँ, हमारे सिक्योरिटी के इदारे उससे ज़्यादा इस पर कंसर्न हैं, और उससे ज़्यादा जो है वो अपना इन दहशतगर्दों को के कला कमक करने के लिए और उनके ख़ात्मे के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ दे, लेकिन बहरहाल ये बहुत तशवीश और बहुत अफसोस की बात है और बड़ी परेशान कुन बात है। पिछले दिनों अल्हम्दुलिल्लाह के हिसाब के जो एक जलसा था या एक इवेंट था माफ़ कीजिएगा उसमें भी हुआ था जिसमें वो ज़ख्मी हुए थे। आगे इलेक्शन है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी एक्टिविटीज़ करनी है, तो अल्लाह ताला महफूज रखे। बहरहाल ये बहुत ही तशवीश की बात है। अल्लाह ताला जो लोग शहीद हुए हैं उनके लवाहिकीन को सब्र दे और पाकिस्तान को इस आफत से निमटने की ताकत अता फरमाए। आगे चलते हैं। देखिए, नून लीग ने एक बहुत बड़ा यूटर्न लिया। नून लीग, नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि जनरल बाजवा का हिसाब होगा और फैज़ हमीद का भी हिसाब होगा और चंद जजेस का भी हिसाब होगा। अच्छा, जजेस के हिसाब से तो किसी को मसला नहीं हुआ, लेकिन आपको मैंने मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का एक क्लिप सुनवाया था जिसमें वो कह रहे थे कि जितना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये कहती है कि जी हम अपने बंदे का एहतसाब अगर करेंगे तो खुद करेंगे, कोई और हमारे बंदे का एहतसाब नहीं करेगा। ये उनके यहाँ एक ख्याल पाया जाता है। तो बहरहाल उसके बाद आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब लंदन भागे बाकायदा भाग कर गए और भागते हुए गए और वहाँ जाके उन्होंने कोई नवाज शरीफ साहब को पैगाम दिया। अब नवाज शरीफ साहब को जो पैगाम पहुँचा उसके बाद एक मीटिंग हुई लंदन में। मैंने आपको बताया था कि लंदन में होने वाली मीटिंग में जिसमें मरियम भी मौजूद थी, ये तय पाया कि नहीं, ये बयानिया तो हम नहीं छोड़ सकते, ये बयानिया अगर छोड़ दिया तो फिर पाकिस्तान जाने का फ़ायदा नहीं है। फिर क्या फ़ायदा, फिर तो ये इसका पाकिस्तान जाने का और इलेक्शन लड़ने का कोई वजह ही नहीं है और कोई पॉइंट ही नहीं है हमारे पास। ये तय पाया और ये मैंने आपको बताया था। लेकिन उसके बाद फिर एक नशस्त हुई और उसमें फिर दोबारा इस पर गौर ख़ौस किया गया और उस गौर ख़ौस के बाद जिस नतीजे पर नून लीग पहुंची है वो आज इसहाक डार साहब ने बता दिया है। इसहाक डार साहब कहते हैं कि जी हम ये फैसला जनरल बाजवा और फैज़ हमीद का मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। तो बैकआउट कर गए और मामला अल्लाह पे डाल दिया और एहतसाब और इनका हिसाब किताब करने का इरादा तर्क कर दिया और सबसे बड़ा यूटर्न ले लिया। अब सोचिए कि जब आपने यूटर्न लेना ही था तो आपने ये बयानिया बनाया क्यों, आपने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया क्यों, और आपको पता था कि इसका रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब अपनी आदत से मजबूर हैं, वो छेड़छाड़ से बाज नहीं आते, वो चुटकियां भरने से बाज नहीं आते, वो गुदगुदी करने से बाज नहीं आते। और नवाज शरीफ साहब की आदत है कि वो चुटकियां भरते हैं, तो यही हुआ उनके साथ। लेकिन फिर उनको हथियार डालना ही पड़े। उनको जब पता चला कि ये कितना मुश्किल काम है, इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, इसके क्या नताइज निकल सकते हैं, तो उन्हें हथियार डालना ही पड़े हैं, यूटर्न लेना ही पड़ा है, मौक़िफ़ बदलना ही पड़ा है, एहतसाब के नारे से पीछे हटना पड़ा है, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का हिसाब किताब करने के मामले से पीछे हटना पड़ा है और मामला अल्लाह पर छोड़ना पड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ा यूटर्न आज नून लीग ने लिया है। दूसरा ये है कि दोपहर जो मैंने बात की थी उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, ज़्यादा नहीं रखता, सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं। उसकी वजह यह है कि देखिए काजी फ़ाइज़ साहब को हम बहुत बारीक बीनी से देख रहे हैं और काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं वो
अपने टेम्परामेंट पर बिल्कुल काबू नहीं पा रहे। उनका मसला ये है कि गुस्से में आते हैं, वकला को झाड़ते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा तो लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं, यानी बाज़ औक़ात तो ऐसा लगता है कि वकला ने मजाकी बना लिया अदालती निज़ाम को, तो वहाँ पर तो सरजनिश ठीक होती है। लेकिन उससे बढ़कर काज़ी फ़ैज़ल साहब वहाँ पर भी सरजनिश कर रहे हैं जहाँ पर लगता है कि नहीं वो ज़्यादती कर रहे हैं। तो हमने चंद दिन में, या खैर चंद दिन में तो कई वाक़यात हुए हैं, कुछ आपको अदील साहब ने भी बताए थे, जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं अदील सरफराज साहब, उन्होंने भी आपको बताया था कि उन्होंने कहा कि जी क्या अंग्रेज़ी उर्दू मिक्स करके बोल रहे हैं, जबकि वो खुद भी ऐसे बोल रहे थे। कई रोज़ाना जब भी आप काजी फैसल साहब की कोर्ट में चले जाएंगे तो ऐसी चीज़ें रूनुमा हो रही हैं। लेकिन कल जब ये फैज़ाबाद धरना केस चल रहा था तो वो 10वें नंबर पर था। उससे पहले जो 9 केसेस हुए थे, उन 9 में से चंद केसेस तो ऐसे थे कि जो एडजर्न हो गए, समाअत ही नहीं हुई। लेकिन जो 4-5 केसेस की समाअत हुई, उनमें मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई काजी फैसल साहब का तो टेम्परामेंट बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत कम काजी फैसल साहब की कोर्ट को पहले अटेंड कम किया है। कुछ चीज़ें थी, लेकिन अब हम बारीकबीनी से देख रहे हैं क्योंकि अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। देखिए, एक मसलन केस चल रहा था, उसमें मैं 4-5 वाक़यात आपको बता देता हूँ, लेकिन उसमें केसेस नहीं बता रहा था तफसील से, क्योंकि इस वक्त मेरा मौजू कुछ और है। मसलन एक सरसरी सा बताता हूँ, एक केस था जिसमें गवर्नमेंट ने कोई लैंड एक्वायर की थी, किसी खातून की लैंड थी और उस खातून की उसको उसकी कंपनसेशन नहीं मिली थी। तो उसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल पंजाब के आए हुए थे और पंजाब के कुछ अफसरान भी 1-2 वहाँ पर आए हुए थे। तो उस पर आर्गूमेंट हो रहा था। तो जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है, सनाउल्लाह उनका नाम है, तो वो रोस्टम के ऊपर हाथ रख के खड़े थे, यानी ऐसे उन्होंने हाथ रखा हुआ था और सहारा लिया हुआ था। बेसिकली बुजुर्ग आदमी है, दाढ़ी थी उनकी, सफ़ेद दाढ़ी थी, और मतलब 60 से तो कम ही थे, लेकिन बहरहाल फिर भी अगर आप कोई 58 का भी होगा तो आप उसको बुजुर्ग ही कहेंगे। तो वो ज़रा सहारा लेकर खड़े हुए थे। तो अचानक गुफ्तगू करते करते काजी फैसल साहब ने कहा कि आप खड़े कैसे हैं, और आपको खड़े होने का तरीका नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट में खड़े कैसे होते हैं। तो वो झेंप गए, उन्होंने अपनी कोहनी पीछे डाली, वो थोड़ा सीधे होकर खड़े तो हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी हद तक महसूस की, अपनी बेइज्जती महसूस की। और उसका कुछ देर के बाद, उस वक्त फौरी तौर पर वो नहीं बोले, लेकिन कुछ देर के बाद उन्होंने जवाब दिया, और जवाब देते हुए कहा कि जनाब, मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि वकील को सुना जाए। अच्छा, उनको सुना भी नहीं जा रहा था। जब वो कोई बात करने लगते थे तो काजी फैसल साहब टोक देते थे, जब वो कोई बात कहने लगते थे वो टोक देते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं बड़े अदब से कहूँगा, और बड़ा वो संजीदा थे, मैं बड़े अदब से कहूँगा कि वकला को सुना जाए। अगर सुना नहीं जाएगा, अगर मेरी परफॉर्मेंस पर उंगली उठेगी तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा और रिज़ाइन करके घर चला जाऊंगा, और अगर वकील को सुना ना जाए और जेरा की जाए तो ये मुनासिब नहीं होगा। तो उस पर काजी फैसल साहब ने कहा तो कर दें रिज़ाइन, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिर अता मिनल्लाह साहब ने मामले को संभाला और उन्होंने इंटरवीन किया और वो सवाल, टेक्निकल क्वेश्चंस उन्होंने करना शुरू कर दिए। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, एक वकील से उन्होंने कहा कि वो कोई बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं आपकी तकरीर नहीं सुनना चाहता। काजी फैसल साहब ने उनको झाड़ के कह दिया, मैं आपकी तकरीर नहीं सुनना चाहता। अच्छा, ये भी हो सकता है वो यही बात कुछ और अल्फाज के चुनाव के साथ कह देते तो इतना बुरा महसूस ना होता, लेकिन भरी अदालत में उन वकील साहब की भी बेइज्जती हो गई। फिर एक वकील को उन्होंने कहा कि तो आपका लाइसेंस हम कैंसिल कर देते हैं, आपका लाइसेंस ही कैंसिल कर देते हैं। ये भी उन्होंने वकील साहब को कहा, जिसका वकील साहब जो है वो शायद लाहौर में खड़े थे या पेशावर में खड़े थे, बहरहाल दूसरे किसी स्टेशन पर थे। एक वकील से उन्होंने कहा क्या ट्रायल में कोई गलती है, काजी फैसल साहब ने कहा कि क्या ट्रायल में कोई गलती है। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि देखिए, लंदन ट्रायल कोड, अभी उन्होंने इतना ही कहा, 3 अल्फाज बोले कि लंदन ट्रायल कोड। तो उस पर कहा, जज साहब ने, काजी फैसल साहब ने कहा आपने फिर तकरीर शुरू कर दी, मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई गलती है या नहीं है। उन्होंने फिर कुछ बोलना शुरू किया तो फौरन काजी फैसल साहब ने फिर टोक दिया और कहा कि आप जो है वो फिर आपने तकरीर शुरू कर दी है, मैं आपसे कोई सवाल कर रहा हूं, आप हाँ या ना में जवाब क्यों नहीं देते। तो उनको झाड़ दिया। एक वकील साहब से काजी फैसल साहब ने कहा कि जवाब दें या आप हमारी शक्ल देखने आए हैं कोर्ट में। तो इस तरह के अल्फाज का जब इस्तेमाल करते हैं काजी फैसल साहब तो वकील को बड़ी बेइज्जती महसूस होती है, और बाज़ औक़ात तो वो उनका जवाब दे देते हैं और बाज़ औक़ात वो जवाब दिए बगैर रोस्टम से हट जाते हैं। और लेकिन पूरी अदालत ये महसूस करती है कि यहाँ पर अगर वकील की बेइज्जती ना भी की जाती तो काम चल जाना था। फिर एक जगह पर उन्होंने कहा, अच्छा, जब ये जो मैंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल का सनाउल्लाह का बताया, जब वो उन्होंने जवाब दिया कि मैं अदब से कहना चाहता हूं कि हमें सुना नहीं गया, तो उन्होंने, काजी फैसल ने कहा कि इज इट योर पर्सनल केस, और उन्होंने कहा कि यू आर बिकमिंग, व्हाई यू आर बिकमिंग सो इमोशनल। उन्होंने कहा कि कंट्रोल योर इमोशंस,
हालांकि वो वकील साहब भी काजी फैसल साहब से कह सकते हैं कि कंट्रोल योर इमोशंस, लेकिन या कोई और कह सकता है। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा। फिर एक सरकारी अफसर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने अफसर का नाम लिया कि फलां साहब ने ये कहा है। तो उन्होंने कहा कि साहब क्या होता है उन्होंने कहा कि काजी फैसल साहब ने कहा जी साहब क्या होता है, सर मेंबर कह दें बस, मेंबर साहब क्या होता है। तो उस पर वो उनको आदत पड़ी हुई थी, हर थोड़ी देर बाद वो कह देते थे कि मेंबर साहब। तो उन्होंने कहा, तो फिर काजी फैसल साहब कहते थे कि फिर आप साहब कह रहे हैं उन्हें, ये साहब क्या होता है, ये अंग्रेज आज़ादी दे के चला गया, आप फिर साहब साहब करे जा रहे हैं, ये कैसी आदत आपको पड़ी हुई है। तो मुझे उनके इस जुमले से लग रहा था कि काजी फैसल साहब शायद कुछ दिन में ये भी कह दें कि मुझे भी मी लॉर्ड ना कहा करें, माई लॉर्ड जो करते हैं आप जजेस को, ये माई लॉर्ड ना किया करें। खुद काजी फैसल साहब अपने साथी जजेस को माई लॉर्ड कह रहे थे, तो शायद वो भी कुछ दिन के बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह को अतर कहना शुरू कर देंगे, जैसे कि अभी अतर ने कहा है। तो हो सकता है कि काजी फैसल साहब इस उसूल पर कुछ दिन में चले जाएं, क्योंकि वो साहब कहने पर, क्योंकि हमारे यहाँ समझा जाता है कि साहब जो है ये इज्जत अफजाई के लिए है, या सीनियर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, या बड़े मर्तबे के आदमी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन काजी फैसल साहब के मुताबिक ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से एक और केस में खातून को आना था, शाहिदा गुल को, लेकिन वो ना ही उनके भाई आ गए। शायद वो खैबर पख्तूनख्वा से थी, कोई रिवायती मामलात होंगे, उनके जो रवायात के मामलात होंगे, खातून का कोर्ट में आना उनको मुनासिब ना लगा होगा, उन्होंने अपने भाई को भेज दिया। वो इससे नावाकिफ होंगी कि उनका खुद आना कितना ज़रूरी था। तो फैसल साहब ने कहा कि आप कौन हैं, उन्होंने कहा मैं उनका भाई हूँ। तो आप क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा कि जी वो नहीं आई इसलिए मैं आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या बात ठीक थी काजी फैसल साहब की कि आपको उन्होंने क्या मुख्तार बना के भेजा है, पावर ऑफ अटर्नी दिया है आपको? नहीं दिया तो कल को वो कह सकती हैं कि भाई आपने मेरे भाई को क्यों सुना, मैंने तो पावर ऑफ अटर्नी नहीं दिया था। मतलब ये कि ऐसे मामलात में पावर ऑफ अटर्नी रिक्वायर्ड होता है कि फिर आप उनके बिहाफ पर आकर रोस्टम पर खड़े हो सकते हैं। तो काजी फैसल साहब ने उनको झाड़ दिया। फिर एक उनके वालिद साहब रोस्टम पर आए, तो उनको कहा कि आप कौन है? उन्होंने कहा जी मैं उनका वालिद हूँ। तो उस पर जवाब काजी फैसल साहब ने कहा पूरे ख़ानदान को ले आओ, शाहिदा गुल को ना लेकर आना। हालांकि वो बुजुर्ग कम से कम मेरे ख्याल 75 साल से तो ऊपर ही थे। काजी फैसल साहब उन्हें कह सकते थे मोहतरम आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन इस केस में शाहिदा गुल का खुद का आना बड़ा ज़रूरी है। आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया, लेकिन आपकी ज़रूरत नहीं थी, पावर ऑफ अटर्नी लेकर आइए अगर आपने आना है। यूँ कह देते तो ज़्यादा मुनासिब लगता। लेकिन बहरहाल काजी फैसल साहब का ऐसा लगता है कि टेम्परामेंट जो है वो अपना लूज़ कर देते हैं, बार बार गुस्से में आते हैं, और ये चीज़ें वो हो रही हैं। अच्छा, आखिरी बात मैं सिर्फ जाते जाते आपको बता दूं कि अदालत में जो मैंने इस दोपहर की वीडियो में भी थोड़ा सा बल्कि डिटेल से बताया था, अब मैं मुख्तसरन बता देता हूं, क्योंकि रेपिटेशन आपके लिए तो खैर रेपिटेशन नहीं है, आप तो पहले दफ़ा सुन रहे हैं, आपको कौन सी ऑडियो आई थी, मेरे लिए रेपिटेशन है और वीडियो भी खैर लंबी हो गई है। तो मैं मुख्तसरन बता देता हूँ कि DC इस्लामाबाद जो हैं उनको बाबर सत्तार साहब ने सही झाड़ पिलाई, और वो इसलिए पिलाई कि कैसी जुर्रत है DC इस्लामाबाद इरफान मेमन साहब की कि डिप्टी कमिश्नर साहब दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए जज को अप्रोच कर रहे हैं कि माफी तलाफी करा दें। जज को आउट ऑफ द कोर्ट अप्रोच कर रहे हैं। एक तो होता है ना कि कोर्ट में खड़े होकर कोई बार का सदर आ जाता है, रिक्वेस्ट करता है, कोई और आ जाता है, रिक्वेस्ट करता है कि जी जाने दीजिए, माफी मांग ली है, गैर मशरूत माफी मांग ली है। आउट ऑफ द कोर्ट अपने रिश्तेदारों के जरिए और दोस्तों के जरिए अप्रोच करा रहे हैं जैसे बाबर सत्तार को। जैसे ये वही मामला है शहरियार अफरीदी के मामले में, जो इरफान मेमन साहब बार बार MPO के नोटिस जारी करते रहे, अदालत के हुक्म अदूली करते रहे, और अब अदालत जब उनके ऊपर चार्ज फ्रेम करके तो इन्हें अदालत लगाना चाहती है, तो वो अप्रोच करा रहे हैं। और उन्होंने कहा जैसे बाबर सत्तार ने कि आप आग से खेल रहे हैं, आप मुझे अप्रोच करा रहे हैं, मैं एक और नोटिस आपको जारी कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं मैंने तो कोई अप्रोच नहीं कराया। तो उन्होंने नहीं कराया था तो फिर कौन उनके बिहाफ पर जाके जस्टिस बाबर सत्तार को अप्रोच कर रहा था। तो बहरहाल DC इस्लामाबाद के लिए उन्होंने कहा कि आप तरीक़ाकार बना लें, आपके ऊपर चार्ज फ्रेम करना है, कैसे आगे चलना है, कैसे प्रोसीड करना है, इसको देख लें, और आइंदा मुझे अप्रोच करने की कोशिश मत करें। तो ये उनकी हिम्मत थी DC साहब की, जिसको उन्होंने जो वो कर रहे थे उसको बाबर सत्तार साहब ने स्नब किया, और यहाँ तो खैर किया जाना ही चाहिए था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।